मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ इस समय फैसला पढ़ा जा रहा है और एक बहुत बड़ी खबर, सभी आरोपी बरी। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया है, सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर, मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी हुई आरोपी बरी कर दिए गए, यानी कि सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। किसी तरह का एविडेंस नहीं मिला है। हम लगातार आपको अपडेट दे भी रहे थे, जो टिप्पणियां कोर्ट से की जा रही थी उसे ऐसा लग भी रहा था कि इसी तरफ ये केस आगे बढ़ सकता है और यही हुआ है, सभी आरोपी बरी। ऋत्विक हमारे संवाददाता, ऋत्विक, सभी आरोपी बरी, क्या क्या टिप्पणियां की गई हैं सभी आरोपियों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट साफ तौर पर यह कह रहा है कि अदालत सबूतों पर भरोसा नहीं कर सकती। गंभीर संदेह इस पूरे मामले में जताया गया, लेकिन संदेह को जो है वो सबूत के आधार पर जांचा और परखा जाएगा। लेकिन सबूत के अभाव के कारण जो है वो सभी 7 आरोपी जो है उनके खिलाफ कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है। रिलायबल एविडेंस ना होने के कारण यहाँ पर उन्हें बरी किया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है वो एक अलग से चार्जशीट वांटेड अक्यूज्ड के ऊपर जो है फाइल कर सकती है। और साफ तौर पर अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है 17 साल बाद इस केस का फैसला जो सामने आया है कि सबूतों के अभाव के कारण और तफ्तीश में कई सारी जरा और अपडेट दीजिएगा, क्योंकि अभी बड़ी खबर तो ये कि आरोपी जितने 7 आरोपी थे वो बरी हुए हैं। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है क्या कि घायलों की संख्या 101 नहीं 95 थी और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में भी हेराफेरी हुई? क्या ऐसी जानकारी भी आ रही है कोर्ट से? जी बिल्कुल, देखिए घायलों की संख्या के बारे में यहाँ पर साफ तौर पर तो कहा नहीं गया है, लेकिन जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपी नंबर 1 थी। उन्हीं के साथ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल रमेश उपाध्याय थे, सोशल वर्कर समीर कुलकर्णी थे, एक बिजनेसमैन जिनका नाम अजय राहिरकर ये एक आरोपी थे, और कुल मिलाकर सुधाकर चतुर्वेदी और कर्नल पुरोहित को मिलाकर और सुधाकर धर द्विवेदी को मिलाकर सभी को जो है अब बरी किया गया है। जो घायल हुए थे उन्हें 50,000 जो है वो कंपनसेट किया जाए, ये बताया गया है कोर्ट की तरफ से। साहिल के पास भी कुछ अपडेट है। साहिल, उनकी आरोपी सभी बरी हो गए हैं। 2 लाख रुपए आरडीएक्स आया था, नहीं आया था, ब्लास्ट हुआ भी था, नहीं हुआ था, अब तो ये भी सवाल उठेगा। आपके पास क्या अपडेट है? नहीं, ये सवाल नहीं उठेगा, ये सवाल नहीं उठेगा ब्लास्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि ब्लास्ट वहां पर हुआ था, वहां पर 6 लोग मारे गए थे। तो सवाल ब्लास्ट हुआ था कि नहीं हुआ था उसको लेकर नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या एटीएस ने जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन किया, हेमंत करकरे ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, क्या उनके पास रिलायबल एविडेंस वो इकट्ठा कर पाए, और उसके बाद एटीएस के बाद से वो इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास चला गया, उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन को क्या रिलायबल एविडेंस में ट्रांसफॉर्म किया? क्योंकि अदालत ने आज की स्थिति में जो जज ने कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जज का यह कहना है कि कोर्ट इज अनेबल टू रिलाई ऑन द एविडेंस। कोर्ट किसी भी तरीके से एविडेंस पर रिलाई नहीं हो सकती, उस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। इस जो एविडेंस हमारे सामने आया हुआ है, अदालत ने यह कहा है, उसके वजह से शक जरूर पैदा होता है, लेकिन सिर्फ शक के बिना पर हम इस केस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगली बात, कोर्ट ने यह कहने की कोशिश की है कि देयर हैज बीन अ ग्रेव इंसिडेंट अगेंस्ट द सोसाइटी। सोसाइटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, समाज के खिलाफ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन सिर्फ मॉरल ग्राउंड्स पर हम एक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। यानी कहीं ना कहीं एविडेंस के तार जो इन एक्यूज के साथ में जोड़ना था, वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का फेल्यूर इसमें कोर्ट के तरफ से सामने रखा गया है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो चीजें सामने रखी गई, सबसे पहला एविडेंस जहां से यह केस खुला कि मोटर बाइक वहां पर साध्वी प्रज्ञा की वहां पर मिली, कि जो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी, वो मोटर बाइक को जोड़ना साध्वी प्रज्ञा के साथ, वो एविडेंस वहां पर वो तैयार नहीं कर पाए। दूसरा, उसी मोटर बाइक के आधार पर यह ब्लास्ट हुआ था, यह भी किसने वो प्लांट वहां पर किया था, यह भी वो वहां पर जोड़ नहीं पाए। तीसरा, जो बाइक रखने वाला कल सांगरा, जो वन ऑफ द एक्यूज्ड इसमें था, उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अब तक ढूंढ नहीं पाई है। संदीप डांगे और कल सांगरा, इन 2 एक्यूज को अभी तक वहां पर वो ढूंढ नहीं पाए हैं। तीसरा, जो आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल किया गया था और आरोप यह लगाया गया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने उनके साथी के जरिए वो आरडीएक्स वहां पर पहुंचाया था, वो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उस तरीके से साबित नहीं कर पाई है। तो कुल मिलाकर जो एविडेंस को जोड़ने का काम, और एक बड़ा एविडेंस जो दयानंद पांडे, जो वन ऑफ द एक्यूज्ड इसमें है,
जिनका और एक नाम है, वो अपने आप को शंकराचार्य भी कहते थे, उनके लैपटॉप पर जो वीडियो एविडेंस मिला था मीटिंग का, वो वीडियो एविडेंस को भी, वो जो सीडी है वो डैमेज हुई, उसको लेकर भी वो साबित नहीं कर पाए। तो ऋत्विक भालेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जहां पर उस अदालत में यहां पर मौजूद है। ऋत्विक, एक के बाद एक एक्यूज यहां से बाहर निकलेंगे। एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जो अभी फिलहाल तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने लड़ी थी। डिस्चार्ज किस केस से करें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक वो वहां पर गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया था। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी देर में उनके रिएक्शन, साध्वी प्रज्ञा से लेकर बाकी 7 जो एक्यूज है वो भी वहां पर इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, और उसके साथ साथ क्या उनके वकीलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक आ पाई, और क्या सरकार खास करके इस मामले में आगे का दरवाजा खटखटाएगी? क्योंकि 7-11 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाकर अदालत में उन्होंने कहने की कोशिश की कि हमें इस केस को आगे बढ़ाना है, तो कम से कम कुछ चीजें जो हाईकोर्ट ने कही गई है उसको एक्सपंज किया जाए। तो इसको लेकर भी क्या सरकार की तैयारी नजर आ रही है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक इस पर? ऋत्विक जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय में जो है वो अभियोजक के वकील बाहर निकल कर आ सकते हैं। फिलहाल मैं स्पेशल एनआईए कोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर खड़ा हूं। यहीं से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, कर्नल पुरोहित हो, उन्हें अंदर ले जाया गया है, और यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो पूरी तरह से तैनात नजर आ रहा है। अब क्योंकि बरी किया गया है 7 आरोपियों को, उनके वकील जो है वो बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, अपनी बात सामने रखेंगे, किस तरह से, किस बिना पर, किस आधार पर उन्हें बरी किया गया है और किस तरह से उन्होंने 17 साल तक ये लड़ाई लड़ी, उसके बारे में वो आकर मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। उसी के साथ कर्नल पुरोहित हो या तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो और अन्य जो 7 आरोपी इस केस के हैं, क्या वो भी मीडिया से बात करेंगे? क्योंकि ये फैसला सुनाने से पहले हमने देखा था राम उपाध्याय हो या तो फिर दूसरे आरोपी है, वो मीडिया से बात करने जरूर आए थे। उन्होंने यहाँ पर अपनी आशा भी व्यक्त की थी कि कहीं ना कहीं वो इस केस में बरी होंगे। उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो गलत तरीके से आरोप लगाए गए थे, और यही आज कोर्ट के फैसले में सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात, भगवा एक बार फिर जो तस्वीर हम यहां पर चला रहे हैं, 7 एक्यूज, टोटल 11 एक्यूज इस केस में। जब एटीएस ने 2008 में यह केस क्रैक किया था, उसमें 11 एक्यूज उसमें पाए गए थे, और उसके बाद जो चार्जशीट फाइल हुई थी, उसके बाद एनआईए ने इस केस को 2010 में टेक ओवर किया, और उसके बाद 7 आरोपियों के खिलाफ दरअसल मामला चलाया गया। उसमें आरोपी नंबर 1 साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसको बरी कर दिया गया है। आरोपी नंबर 4 रिटायर्ड आर्मी पर्सनल मेजर रमेश उपाध्याय, उनको भी बरी कर दिया गया है। एक्यूज नंबर 5 सोशल वर्कर समीर कुलकर्णी, बरी कर दिया गया है। अमान्य केलेले, कारण आधीपासूनच प्रॉसिक्युशनचा पुरावा होता, तो कायद्या समोर तो न टिकणारा पुरावाच होता, आणि 17 वर्ष लागलेत हे आज सिद्ध व्हायला की पुरावे ते कोणतेही ग्राही धरले गेलेले नाही। कई सारी बातें कही गई है, नेमकं कोर्टाने सुरुवात जी केली होती, एटीएस दाखल केलेला होता, या पूर्ण पुराव्याला नाकारलेला आहे कोर्टाने। बैठका झाल्या, आरडीएक्स आणलं, जस त्यांचा कोणताही संबंध क्लिअरली ते साबित करू शकले नाही। माझं नाव रंजित आहे। जो पुरावे जो सबूत थे वो खारिज कर दिया गया है। जो पुरावे उन्होंने दाखल किए थे, जो एक्यूज के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं थे, जो आरडीएक्स की थी और साजिश, जी आरडीएक्स नहीं मिला है, ऐसा डिक्लेयर किया गया। भोपाल और फरीदाबाद में नहीं हुई थी, ये बात भी कही गई है। सभी की जो सेक्शन थी, उसके सैंक्शंस को भी हटा दिया गया है। कौन से ही सेक्शन अनएप्लीकेबल थे। डिटेल जजमेंट आएगा। डिटेल जजमेंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12 घंटे लगेंगे, एसएफ साहब ने कहा है कि अपलोड होने को टाइम लगेगा। डिटेल जजमेंट 12 घंटे के बाद। 1000 पेज के ऊपर कुछ है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। बार हिंदू दहशत का, हिंदू आतंकवाद ये सिर्फ पॉलिटिकल नरेशन था और कुछ भी नहीं था। और जो आपका जो आतंकवाद का विषय था, ऐसा कोई विषय है नहीं। और कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि 17 साल के बाद कि ये कोई घटना इन लोगों से की गई नहीं है। हो, उशीर लागला, पण कसं होतं की व्हॉल्युमनस विटनेस होते, 325च्या जवळजवळ विटनेस होते, ते सगळं घेण्यासाठी वेळ लागला। परंतु ज्या पद्धतीने सगळा हा राजकीय हेतू पुरस्कार वाद सुरू होता, हा त्या काळातला एनसीपी आणि तो यहाँ पर वकील, आरोपियों के वकील आकर कह रहे हैं कि
15 साल लगे कुल मिलाकर, और बहुत बड़ा एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। बड़ी चार्जशीट इसमें फाइल की गई थी। पहले एमसीओसीए लगाया गया था, उसके बाद में एमसीओसीए हटा, उसके बाद दोबारा हाईकोर्ट ने उसको रीइंस्टेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एमसीओसीए हटाया, यूएपीए के सेक्शंस इसमें लगाए गए थे, और लंबे समय तक यह केस चलता रहा, क्योंकि एनआईए को ट्रांसफर होने के बाद एनआईए ने इस केस में से कई आरोपियों के खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है यह कहने की कोशिश की, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जिनके पास बाइक मिली है उनके खिलाफ केस चलेगा। खुद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाकर इस केस से बरी करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरी होनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ट्रायल कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात इस जजमेंट के बाद कही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अदालत में जज ने इस मामले पर और जो उनका जजमेंट है वो प्रोनाउंस करते समय, फैसला सुनाते समय उन्होंने ये सब साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी लंबी लड़ाई छिड़ी थी। कांग्रेस के कई कुछ नेताओं की तरफ से आरोप किया गया था हिंदू टेरर मॉड्यूल का शब्द का इस्तेमाल किया गया था, हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कहीं ना कहीं इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को काउंटर करने की पॉलिटिकल कोशिश यहां पर चल रही थी। ऋत्विक भालेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ी बात अदालत में आज कही गई है, जज ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई के वक्त और उसके बाद आज जब इस पर फैसला सुनाया, तब उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। ऋत्विक जी बिल्कुल, जज ने अपने फैसले के अंतिमतः ये बात कही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म जो है वो आतंकवाद की पैरवी नहीं कर सकता। और ये फैसले के अंतिमतः कही गई बात ये साफ करता है कि चाहे उसे सैफरन टेरर या भगवा आतंकवाद कहा जाए या तो फिर हरा आतंकवाद कहा जाए, लेकिन ऐसे किसी भी धर्म के साथ जो है वो आतंकवाद जोड़ना बिल्कुल सरासर गलत है। ये जज अपने फैसले में यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये जरूरी है, हालांकि समीर कुलकर्णी जो आरोपी है वो बाहर आते वक्त उन्होंने हाथ जोड़कर कहीं ना कहीं इस फैसले का स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि 17 साल तक ये लड़ाई जारी रही, लेकिन अब जाकर फैसला जो अंतिम फैसला आया है उसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है, वो अब खुश है, ये उनका कहना है। कुछ ही समय में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो इसी गेट नंबर 3 से बाहर निकलेगी, जहां पर मैं फिलहाल खड़ा हूं। बस प्रतीक्षा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि आरोपी नंबर 1 थी इस मालेगांव बम धमाके में, वो आकर पहली प्रतिक्रिया क्या सच्चाई सामने आई है। कल ही गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि एक हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आज वो बात सही हो गई? देखो, ये सही है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और आतंकवादी जो बन रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई ताकत खड़ी रहती है, इसीलिए आतंकवादी बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। पुलिस मंत्री मिश्रा आज तक बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बड़ा फैसला आया है एनआईए कोर्ट का, सभी आरोपी बरी हो गए हैं, इसमें प्रज्ञा ठाकुर भी है, इसके अलावा और भी 7